कल वाला क्वेश्चन एंशिएंट वाटर्स ओपन करें जल्दी से। कल वाला क्वेश्चन वर्किंग तक हो गया था, जनरल एंट्री सारी हो गई थी, एसेट की रिलेटेड भी हो गई थी और मैंने एक्सपेंसेस की भी आपको एंट्रीज करवा दी थी। हालांकि रिक्वायरमेंट में सिर्फ रिलेटिंग टू प्लांट की एंट्रीज कही हुई थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक्सपेंसेस की एंट्रीज भी करवाई थी। लेकिन उस रिक्वायरमेंट में ऐड कर लें ऑल्सो प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई। अच्छा जी, आपने नोट बनाना सीखा हुआ है। नोट में रिवैल्यूएशन को मैंने नहीं रखा था, बात समझानी जो है वो समझा लूं। रिवैल्यूएशन को तो आप अच्छी तरह से करते ही आए हैं नोट के अंदर, बेटा बातें नहीं करनी प्लीज। सवाल में रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नोट ऑफ पीपी, और सवाल के अंदर लैंड था, उसके अंदर कोई रिवैल्यूएशन लेट से थी, आपने वो भी कर ली। डेप्रिसिएशन सॉरी इसमें तो होती नहीं, डेप्रिसिएशन लैंड पे होती कोई नहीं है, तो इसलिए डब्ल्यूडी वही आ गई होगी। ऐसे सवाल आपके सामने अज्यूम कर रहा हूँ आया होगा। और आपके पास बिल्डिंग होगी, सवाल ने दिया हुआ ओपनिंग, कोई एडिशन आ रहे होंगे, कोई एक डिस्पोजल होगा और क्लोजिंग आप बना लेंगे। सारा कुछ आपको पता है, रिवैल्यूएशन भी करनी आती है आपको, एडिशन डिस्पोजल एक्सचेंज सब कुछ आपने बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की थी हमने नोट्स की, यानी कि जान छुड़ा के भागे थे। हालांकि इस लेक्चर के अंदर ये काम नहीं करने थे, ऐसे ही शायद बताता वहां पे, लेकिन जरूरत महसूस की कि बात को यहाँ तक पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, 19 लेक्चर हो गए थे, इतने लेक्चर तो किसी पे नहीं लगे हमारे, तो हम जान छुड़ा के भागे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत अच्छे तरीके से नोट बनाना आता है हमें, हमने हर तरह का नोट बनाना सीखा। मुश्किल से मुश्किल सवाल टेस्ट के अंदर गड़बड़ी करते करते शुरू में हम नोट बनाने के काबिल हो गए, ठीक ठाक पासिंग मार्क्स के करीब होने लग गए थे। अब सवाल के अंदर बाकी सारा नोट वैसे ही है, एक रिवैल्यूएशन आ गई, एडिशन डिस्पोजल आ गया, कोई कॉस्ट डिटर्मिनेशन करा ली उसने, और साथ ही उसने एक एडजस्टमेंट दे दी ये वाली, एंशिएंट वाटर परचेज आ बॉटलिंग प्लांट, और उससे आगे सारी कहानी यही। ठीक है, शायद एक दो चीजें कम कर दे एडजस्टमेंट को जरा मुनासिब करने के लिए, 5-6 लाइन के अंदर ये सारी बात आ सकती है। कोई एक तो कॉस्ट अदर कॉस्ट में से उड़ा दे, गाड़ी रख ले, कोई इंजन की और बेल्ट रख ले, स्ट्रक्चर उड़ा दे, ताकि थोड़ा सा कंसाइज हो जाए। लेकिन रिक्वायरमेंट जो है 4-5 लाइनों के अंदर बन तो सकती है, क्योंकि नीचे जो डेफिनेशन की पॉलिसी है वो तो जनरल पॉलिसी के साथ ही है, इसकी भी आ सकती है इस लाइन के अंदर। अब सवाल के अंदर ये सवाल भी आ गया, हमने बॉइंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर देना सीखा, कि डिस्क्लोजर से डिस्क्लोज कर देना होता है अगर लिखा हो सवाल के अंदर। हमने देखा रिवैल्यूएशन है तो उसके कितने कितने सब नोट्स बनते हैं, सब कुछ पता था, हम सब नोट्स भी बना लेते हैं। हमने देखा था नोट बनाना भी सीखा था, सब नोट अगर चेंज एस्टीमेट हो तो सिर्फ क्या लिख देना सब नोट के अंदर। सब कुछ आने के बावजूद एक एडजस्टमेंट आ गई, अब बैठे मुंह उठा के क्या करें, तो पता ही नहीं था किस तरह से इसको लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जनरल एंट्रीज किस तरह से करनी है। ठीक है, अब वो जनरल एंट्रीज कर ली, अकाउंट्स अलग अलग बनते नजर आ रहे थे, उसकी वजह ये थी कि हमें डेप्रिसिएशन अलग अलग करनी थी, जिस वजह से अलग अलग कॉस्ट रखी, अलग अलग रिकमेंडेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन जब नोट बनाने की बारी आएगी तो क्या हम आपके ख्याल में हम नोट में एक ही हेड बनाएंगे या हम 3 हेड्स बनाएंगे? हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट बॉटलिंग प्लांट लिखना चाहिए, लेजर अलग अलग बने हुए हैं, बॉटलिंग प्लांट लिखना चाहिए, या हमें यहाँ पर इंजन बेल्ट और स्ट्रक्चर लिखना चाहिए? जी, कितने बच्चे कहते हैं सिर्फ बॉटलिंग प्लांट लिखना चाहिए, और कितने बच्चे ऐसे कहते हैं कि 3 अलग अलग करने चाहिए? ओके, हम तो सेम क्लास ऑफ एसेट्स को भी इकट्ठा कर देते थे, ये तो है ही एक एसेट, लेजर तो सबके अलग अलग होते थे, तो कतन ऐसा नहीं करेंगे कि हम इनको अलग रखें। कंपोनेंट्स अलग थे, फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस उनको अलग रखा हुआ है, उनकी कॉस्ट अलग, उनकी यूजफुल लाइफ उनकी अलग है, वैल्यूज अलग, हमने डेप्रिसिएशन अलग करना था तो अलग रखा हुआ था। लेकिन जब नोट बनाने की बारी आएगी तो यहाँ पे हम एक ही हेड बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे बॉटलिंग प्लांट। ठीक है जी, अब बॉटलिंग प्लांट अगर इसी सवाल के साथ देखा जाए तो सामने आपके, तो बॉटलिंग प्लांट में कोई ओपनिंग बैलेंस मौजूद नहीं था, नील, तो फिर ओपनिंग भी नहीं थी। ठीक है, फिर आपने जो वर्किंग की थी एंड पे, अगर उस वर्किंग पे जाए काइंडली, तो उस वर्किंग में आपको नजर आएगा, जहां से कैलकुलेट की थी हमने, परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड हो रही है, टेस्ट रन ऐड हो रहा है, और टोटल कॉस्ट कितनी बनी है हर कंपोनेंट की, जरा देख के बता दें। सोल्यूशन है बेटा,
वो वाली वर्किंग बहुत जरूरी थी करनी जी। किसी बच्चे ने किया वो वर्किंग जरा मुझे सामने यहाँ पे करवा दे ताकि जल्दी हम लिख लें। इंजन बेल्ट स्ट्रक्चर, परचेज प्राइस 1500, 1000 और 800, ये 2000 चले। उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग नहीं बेटा 261, ट्रेनिंग को नहीं ऐड करना। उसके बाद टेस्ट रन था और यहाँ पर हमारे पास आ गई थी टोटल कॉस्ट। इनका टोटल कर दें जरा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रेजल्ट वैल्यू यूजफुल लाइफ लिखी थी और हाँ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया था आपने 233312, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था लेकिन इस साल एडिशन हुआ। इस एडिशन की टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे पास, सिर्फ परचेज प्राइस नहीं लेनी थी, टोटल कॉस्ट आ रही है 5116, कोई डिस्पोजल नहीं तो 5116। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है 805, कोई डिस्पोजल नहीं तो ये 805 माइनस 4311। फिर अगली बातें आपको पता है यहाँ पे मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ और तीसरा क्या था डेप्रिसिएशन मेथड। तो लाइफ में थोड़ा सा मसला आएगा तो आप उसको बिल तरतीब लिख भी सकते हैं जी, 5 यूं करके 8 और 2 या 3 जो भी था, ठीक है। इस तरह से लिखना और क्या हो सकता है, ठीक है। 3 मुख्तलिफ है तो तीनों की मुख्तलिफ लाइफ एवरेज लिखना लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर उसने इस तरह से बताया हुआ है तो थोड़ा सा किसी नोट में ऐसे लिख के बता दीजिएगा कि 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, वैसे जरूरत मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। लेकिन ये नोट के अंदर अगर एडजस्टमेंट दे दे तो एडजस्टमेंट की एंट्रीज उस तरह से एंट्रीज ना करना, एंट्री तो सिखाने के लिए थी मेरे ख्याल में, तो ये वर्किंग भी काफी होगी। अगर वो इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है तो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को कंपोनेंट वाइज ऐड कर देंगे, यही मैक्सिमम कर सकते हैं ना, उसके अंदर गड़बड़ या हो सकता है वो इसी लेवल पे रोक दे, आपको आगे काम नहीं करवाए। तो बहरहाल आपने इनको कंपोनेंट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट करके टोटल डेप्रिसिएशन और टोटल कॉस्ट निकाल के अपने नोट में लिख लेना है, ओके। आज की दूसरी बात, एक एग्जांपल है, अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹10,000 having a useful life of having a residual value of 1000 रुपये, ठीक है जी। The plant is capable to produce 1500 units during its whole life. The production was as follows. ईयर 1 में 200 यूनिट्स, ईयर 2 में 900 यूनिट्स, ईयर 3 में 400 यूनिट्स। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ऑल 3 years. अच्छा जी, हमने सीखा था, बात की थी कि एसेट की डेप्रिसिएशन मेथड को सिलेक्ट करते हुए हमने ये देखना होता है कि इस एसेट का डेप्रिसिएशन मेथड और इस एसेट से आने वाले बेनिफिट्स का पैटर्न सेम हो, मिलता जुलता हो। तो फिर उससे हमने ये सोचा था, सीखा था कि अगर तो एसेट से आने वाला फायदा बराबर है हर साल तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लो, और जैसे नॉर्मली बिल्डिंग्स में होता है। और अगर एसेट से आने वाला फायदा हर साल कम होता जाए, इस नेचर का एसेट है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर लो, वो भी हमने देखा था, ठीक है। अब एक एसेट है हमारे सामने, एक प्लांट है। ये प्लांट हमने खरीदा है, अजीम उस तरफ ही करने हैं मुझे। ये प्लांट हमने खरीदा है, जितने का भी खरीदा है, ये प्लांट मिसाल के तौर पे गाड़ियां बनाने का प्लांट है। और ये गाड़ियां को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होगा हमें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हम आपसे ही गाड़ियां बनवाएंगे, लेकिन गाड़ी ऐसी बनानी पड़ेगी आपको जो पाकिस्तान में कोई और नहीं बनाता। तो हमने स्पेशली ये प्लांट इंपोर्ट करके इसको इंस्टॉल कर दिया। अब इस प्लांट की जो कैपेसिटी है सारी जिंदगी की, वो है 1500 गाड़ियां बनाना, 1500 लिखा, 1500 गाड़ियां बनाना, ठीक है। अब आर्मी वालों ने पहले साल में हमें 200 गाड़ियों का ऑर्डर दिया, हमने बना के दे दी। गाड़ियां भी पसंद आई और अगली गाड़ियां भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता निकाल दी। दूसरे साल के अंदर इकट्ठा ही 900 गाड़ियों का ऑर्डर आ गया। और तीसरे साल में चूंकि ज़्यादा गाड़ियां खरीदी थी तो फिर थोड़ी सी कम गाड़ियां खरीदी। अब मुझे बताएं क्या स्ट्रेट लाइन मेथड इस पे लग सकता है? नासिब भी नहीं है, तो हर साल बराबर नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस लगा लें, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या है, तो इंक्रीज हो गया है अगले साल में, इसके तो बेनिफिट इंक्रीज हो गया। तो फिर तीसरा मेथड जो है हमने देखा और बचपन ने देखा था, यहाँ पर नहीं है इस वक्त आई किताब में, एहतियातन रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, वो था आउटपुट मेथड। और बहुत सिंपल सी बात है, हम जब 100 रुपये वाले एसेट को यूजफुल लाइफ मिसाल के तौर पर 10 है उसकी, 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आती है। तो इसी तरह से अगर हम 100 वाले एसेट को हम कहेंगे इसकी औकात है 10 यूनिट्स बनानी, तो 100 10 करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ जाएगी। बस ये सी बात है। अगर इसका फॉर्मूला हम देखें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज अ मस्ट, सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। और उसमें प्रूफ किया था जब पढ़ाया था कि फॉर्मूला के अंदर इनबिल्ट होती है, सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जो बाकी के 3 मेथड्स हैं, दूसरा पढ़ना है तीसरा भी पढ़ना है, ठीक है, उनमें हमने कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू को लाजमी माइनस करना होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन या एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू आउटपुट या प्रोडक्शन इन रेलेवेंट ईयर्स। ये है जी डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला।
तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि ना पढ़ाई जाए तो ना आती हो, लेकिन तसल्ली नहीं होनी थी ऐसे ही एक दो नंबर का ऐसे ही एमसीक्यू आ जाए, या किसी पूरे सवाल के अंदर वो डेप्रिसिएशन जैसे हमारे साथ नोट के अंदर किया भी था, शायद उसको थोड़ी सी बात की भी थी इसकी, ठीक है। कोई सवाल के अंदर वो मेथड ये दे दे तो ये यूज होने वाला मेथड है। नॉर्मली दो जो यूज होते हैं वो हमने काफी दफा देखे पढ़े, लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल मेथड है। चौथा तो कहीं लगता देखा नहीं मैंने जिंदगी में, कभी नहीं देखा, रूल्स है बस, ठीक है। ये लगता है नॉर्मली अप्लाई होता है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो हम कहेंगे लेट्स से यकम जनवरी तो है नहीं, ईयर 1 ही लिखा हुआ है, तो चलो ईयर 1 पे कॉस्ट है 10,000 और ईयर एंड की डेप्रिसिएशन होगी, डेट ही लगा देते हैं, यकम जनवरी 2015 साल के तौर पे, और 2015, 16 और 17, ठीक है। तो यकम जनवरी 15 पे एसेट आ गया 31, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। 31 नंबर 15 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो 10,000 माइनस 1,000, ठीक है जी, लाजमी, डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 200 जी, WDV 8800। फ्रैक्शन अप्लाई ना कर दे। चलें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लेते हैं। हमने ये प्लांट खरीदा है 1 मई 2015 को, फ्रैक्शन लगा दें, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन। इस मेथड में कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये जहाँ पे आपने डेट लिखी होगी इसको सर्कल करके आप अपना यूसूल लिख लेंगे, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन इन दिस मेथड। इसमें कोई जरूरत नहीं है फ्रैक्शन लगाने की हमें। 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन, WDV यूज नहीं करनी हमने, कॉस्ट यूज करनी है हर साल, 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 900, 50,400 और 30,400, WDV आ गई। और 31 दिसंबर 15 पर कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है बता दें। हाँ, ओ डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, अच्छा वही बच गया जिसकी हमें जरूरत थी, तलाश थी, WDV। हेडिंग बना लें आउटपुट मेथड, इसका दूसरा नाम है, टोटल आउटपुट वही होता है जी, माइलेज मेथड, सर्विस आवर्स मेथड, और कोई नाम याद नहीं आ रहा है तो एक दो और भी। बहरहाल नाम पढ़ के आपको और सवाल देख के आइडिया हो जाया करेगा कि ये किस मेथड की बात कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड आई थिंक एक और भी, यूनिट्स, अच्छा यूनिट्स वो तो एक ही होता है, मैं ये कह रहा हूँ। चलें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड, ठीक है जी, ये काफ़ी है। फॉर्मूला है इसका ये, और ये इसकी एग्जांपल नोट करें, मैं तब तक एक और एग्जांपल दूंगा। हजीम ये एग्जांपल लिख के ना, सिर्फ एग्जांपल, इसका सोल्यूशन भी ये मुझे दे देना है, अगली क्लास में भी ये दे दूंगा, और सुबह वालों को ये नहीं करवाए उनको भी दे दूंगा। अच्छा जी, ये वैसे ना भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए, यूजिंग आउटपुट मेथड, क्योंकि और कोई मेथड तो यहाँ लग ही नहीं सकता था, डाटा के हिसाब से देख लें। ओके, ये देखें, एक मेथड है फजूल सा मेथड। रुक जाएं, जब बोर्ड मुकम्मल होगा तो आपको तस्वीर खींचने का टाइम दिया जाएगा, और आप तस्वीर को खींच लेंगे, एक दो मिनट दे दूंगा, नोट किसने करना वो कर लेंगे, तो फिर मैं इसको मिटा दूंगा, या इधर से फिर मिटाना शुरू कर दूंगा जहां से आपने नोट कर लिया होगा, जिस तरतीब से चलना है, ठीक है। तो दो मिट्टी जाने से। ओके, A company purchased a machine on Yakam March 15, costing 15,000 with a residual value of 3,000. Useful life of machine is 3 years. Calculate option for all 3 years using sum of years digit method. अच्छा, ये मेथड नहीं अप्लाई होता देखा मैं आपको जैसे कर रहा था मैंने आज तक, ठीक है। एक फजूल सा मेथड है, लेकिन चूंकि एक मेथड है तो एक दो नंबर का भी आ जाए तो दुख होगा, इतनी मेहनत करने के बाद ये बात याद नहीं थी, यकीन नहीं हो सकता किसी ने इंट्रो में इसको ना देखा हो। तो इसका बस जुगाड़ देख ले, तरीका देख ले। तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ईयर्स लिखते हैं, ठीक है जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है जी। फिर हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट करते हैं, हर ईयर का एक डिजिट आता है, ठीक है जी, ईयर्स डिजिट, तो इसको उल्टा देते हैं 3, 2, 1 और इनका सम कर लेते हैं, ये सम कहलाता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ठीक है। हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट किया है और वो काउंटर नहीं तरीका बस। असल में ना इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रिजल्ट है, तो इसलिए ये बस ऐसे पे तुक्का यूज नहीं करते इसको प्रैक्टिकली। मेथड ज्यादा स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस और फिर काफी हद तक आउटपुट मेथड यूज होता है, ये नॉर्मली यूज नहीं होता, बहरहाल प्रैक्टिकली पता होना चाहिए इसका। अब
सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कांस्टेंट है ये रेजिडुअल वैल्यू को माइनस होना, याद रखिएगा। सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं माइनस करते, और उसकी वजह आपको पता है, प्रूवन है। उसके अलावा 3 मेथड्स हैं, तीनों में डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालनी है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स, चलिए ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स इनटू रेलेवेंट ईयर्स डिजिट। सही तो क्या लग रहा था कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, रेलेवेंट ईयर्स डिजिट, ठीक है जी। तो क्या बनोकिया को अच्छा मोबाइल होता है तो ओके। यकम मार्च 15 को खरीदा, ये यकम मई 15 को खरीदा था, ठीक है। राफे आपने ये वाली डेट तो बताई नहीं कि सही नहीं की, याद नहीं देखी थी। अच्छा क्या बात है यार जी। कॉस्ट कितनी बेटा, 15,000 की कॉस्ट आ गई। 31 दिसंबर 15 आएगा, डेप्रिसिएशन निकालने लगेंगे। तो 15,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 इंटू इंटू इंटू। तो याद रखना इन दोनों मेथड्स में फ्रैक्शन अप्लाई। आपको भी चले उसमें तो हमें बात समझ आती थी, इसमें क्यों भाई, इसमें भी तो एक तरह से हमने वो आउटपुट ही एलोकेट कर दिया, हमने हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट कर दिया। अब उसमें डिजिट के हिसाब से डेप्रिशिएट होना है, ना कि डेट के हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों डेट्स को एनसर्कल करोगे मेथड्स में, और साथ ही उसूल लिख लोगे कि इन दोनों मेथड्स में हम फ्रैक्शन कभी भी अप्लाई नहीं करते। बोले 6,000 WDV बच गई, 9,000। उसके बाद 31 दिसंबर 15 आया, डेप्रिसिएशन अच्छा जी अच्छा कर लेता हूँ, ये तो लिख लो, माइनस 3,000 बटा 6 इंटू 2। हाँ जी, अब क्या करना है, ये सही है सब। अच्छा जी, 4,000 बच गया, 5,000। अभी भी किसी मसला चल रहा है मेरे ख्याल से, क्या गलती है। अच्छा बेटा चलो ना, कैमरा बंद करना था, पास कैमरा पास कर दो ना, कैमरा यार नहीं होता। अच्छा नहीं, बंद नहीं चल, चलो मैं बताता हूँ आपको बात। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड की हेडिंग दें, ये इसका फॉर्मूला है, जल्दी से नोट कर लें। किसकी बात, मेरी? अब्दुल्ला ऐसे तुम शक्ल से शरीफ लगते हो नहीं, पूरे दिन हो गया 3-4 गुना। अगली बात सुनिए जी। अब आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये पहले सोचा था पहले नंबर पे ये करते हैं, फिर आखिर में आ गया। ओके 5 10 15। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आधा पौना घंटा लगा के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इररिडीमेबल हो तो लाइक कैपिटल, रिडीमेबल हो तो लाइक लोन। तो इसीलिए अगर इररिडीमेबल थे तो हमने कहा था शो कर लीजिएगा इक्विटी में, और अगर रिडीमेबल हो तो शो कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ, ठीक है। इन पे भी हमने डिविडेंड दिया था, लेकिन पहले प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इनको ऑर्डिनरी डिविडेंड, मैंगो डिविडेंड जी बिल्कुल। लॉन्ग टर्म लोन्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे बोलते वो लोग डिविडेंड है सवालों में, लेकिन वो डिविडेंड नहीं होता, क्योंकि उसकी अमाउंट भी फिक्स होती है और टाइमिंग भी फिक्स होती है, और ये डिविडेंड की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अमाउंट फिक्स होना, पहली बात तो रिडीम हो जाना, यही शेयर कैपिटल की खुसूसियत नहीं थी। फिर चलो अगर धोखा खा गए तो डिविडेंड से खा गए, तो डिविडेंड ये नाम का डिविडेंड है, इनको जो रेट दिया था उस पर इंटरेस्ट पे गया था, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि इस रेशो ने हमारी एक तो डेट इक्विटी रेशो को हिट करना है, याद है, और इसके अलावा हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशो को हिट करना है, ठीक है। ये समझ भी आ गया था। 2 रेशोज मजीद को ये हिट करेगा, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए था, लेकिन मैं बताना भूल गया था। तो रात को देखते हुए बुक्स को मुझे नजर आया आईके की किताब में वैलिडिटी लिखा हुआ था, तो मुझसे रह गया था। तो कंप्लीटनेस इंश्योर करते हुए छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे बंदा पास फेल हो रहा है, इसलिए ध्यान से आपने सारी बातें लेनी है। चल मैं बिल्कुल स्लो रहा हूँ, कुछ स्पीड नहीं मार रहा। एक हमारी इसको नंबरिंग कर लेते हैं अपनी रेशो वाली, ये हमारी 18 नंबर रेशो थी, इत्तेफाक से 2 नंबर रेशो थी, ठीक है। ऐसे ही हमारी रेशो नंबर 1 थी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रेशो नंबर 7 थी एसेट टर्नओवर। इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, इक्विटी प्लस लोन। तो इक्विटी का मतलब अब क्या है, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस रिडीमेबल वाले, और डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लोन और रिडीमेबल वाले। तो इसका मतलब अगर ये 2 रेशियोज हो और डिनोमिनेटर में इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड लिखने लगो, सवाल के अंदर ये 2 आ रहे हो तो उनको भी ऐड कर लीजिएगा, ये बात भी नोट कर लीजिए। नोट कैसे करेंगे अब आप खुद ही देख लें, मैंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिखा है और मैंने ये बताया कि ये कॉन्सेप्ट इन रेशियोज को हमें हमारी रेशियोज को हिट करता है, बस इसको देख लीजिए। लिखा हुआ है
कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, उसने ये नहीं बताई थी दोनों रेशियोज, ये दो के बारे में नहीं बताया था, और मुझे डर था कि बच्चे सिर्फ वही दो याद रखेंगे जो बताया हुआ है और पेपर में ही आ जाए और पूरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चे कहेंगे उसके बारे में तो बताया नहीं, बस छोड़ देते हैं हम। रिटर्न ऑन इक्विटी में नहीं, क्योंकि इक्विटी के अंदर तो हमने सिर्फ इक्विटी लेनी है और उस रेशो का नाम मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, उसमें लिखा था रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के न्यूमरेटर को सिर्फ ये छेड़ती है रेशो, ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ उसमें पैट लेस प्रेफरेंस डिविडेंड करते थे, बाकी इसका तो न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी होता है, इसका डिनोमिनेटर ये लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस रेशो का सिर्फ न्यूमरेटर है, इक्विटी को नहीं छेड़ते हम, इक्विटी तो अपनी जगह पे, क्योंकि इस रेशो का असल नाम रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी है, ठीक है, इसलिए वो नाम पड़ा था वहां से। इसको लिख लो, डेट इक्विटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हिट करती है। चलो रहने दे, समझ आ गया क्या कितना नहीं यार, क्या लिखना बता रहा हूँ, लिखवाएगा बता रहा हूँ, सुन ले, सब तवज्जो सुन लेना, जब एक क्वेश्चन करते हैं तो बाकी अपने मसरूफियात में रहते हैं। सुनिए, अब मैंने कहा इन चार रेशों को हिट करता है, अब क्या है ये भी बताया था, लेकिन फिर सुन लो, डेट इक्विटी रेशो में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हिल जाते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ डिनोमिनेटर हिलता है, ठीक है ना, ऊपर तो पीबीआईटी पड़ा है ना, और एसेट टर्नओवर में भी सिर्फ डिनोमिनेटर, ऊपर तो नेट सेल्स पड़ी है। अब रहेगी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी में न्यूमरेटर हिला था, पैट लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन डिनोमिनेटर में ये ना कहना इक्विटी में मैं दोनों लिख लूं, क्योंकि इस रेशो का नाम था रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी इक्विटी, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैपिटल।